हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित बानी आप सभी का कैरी ऑन स्टडी विथ ओम एकेडमी में स्वागत करता हूँ, है ना। इससे पहले हमने बात किया कि किस तरह से केमिस्ट्री का हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना था, क्या सिलेबस था, है ना। चलिए अभी हम उसमें थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। इसमें थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या क्या स्टडी किया हुआ था हमारा। सबसे पहले हमने बात किया था कि क्या है रसायन विज्ञान। ठीक, इसके बाद हमने बात किया कि वैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान रहा। ठीक, फिर हमने बात किया था कि इसका महत्व क्या है ना। इस तरह से हमने पूरा इसका सिलेबस को देखा जो वन के अंतर्गत था। ठीक है, कि रसायन की मूलभूत। ठीक, अब इसी में जो आगे बढ़ रहे थे देखिए अभी हमने क्या क्या किया, पूरा डिटेलिंग को कोशिश है। तो देखिए जी, आपने सामान्य तौर पर देखा कि किस तरह से रसायन का डेफिनेशन था, क्या रसायन की परिभाषा बोलती है। ठीक है, उसके बाद भारतीय क्षेत्र से किनका योगदान रहा, क्या गतिविधियां हुई, क्या उसका महत्व रहा। इसके बाद आपने बात किया कि द्रव्य जो मैटर था, अर्थात जो स्थान घेरता है, जिसका स्वयं का द्रव्यमान है ना, जिसे द्रव्य कहा जाता है। और द्रव्य के अंतर्गत उसकी अलग अलग शाखाएं कि मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, है ना, इन पे हमने जो चर्चा किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई थी, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से इनका क्या क्या महत्व है। देखेंगे थोड़ा, है ना। क्या बोलते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि दैनिक जीवन में, ठीक है, मतलब सामान्य हमारी जो गतिविधियां हैं उसके अंतर्गत इसका क्या महत्व देखने को मिलता है। तो दैनिक जीवन में क्या होता है, देखिए सवेरे दातुन करने से रात सोने तक की विभिन्न क्रियाकलापों में, चाहे वह टूथपेस्ट हो, चाहे खाना पकाने का तेल हो, ठीक, पीने का स्वच्छ और मीठा पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, बालों में लगाए जाने वाले तेल हो, परफ्यूम्स हो, लिपस्टिक हो, आलीशान भवन हो, इन सभी में रसायन विज्ञान का योगदान प्राप्त होता है। तो देखिए डेली लाइफ जो हम बोल रहे हैं, इस डेली लाइफ का यूटिलाइजेशन में सुबह से लेके रात्रिकालीन तक मतलब हर जगह रसायन है। ठीक है, इस बात को यह क्लियर करता है। दूसरा बात करते हैं हम तो मेडिसिन क्षेत्र में, देखिए क्या बोला है, स्वास्थ्य एवं औषधि के रूप में, मतलब सीधे सीधे मेडिकल साइंस बोल सकते हैं अपन। मेडिकल साइंस के लिए बात करते हैं तो देखेंगे मनुष्य के स्वास्थ्य में होने वाली गिरावट। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी का कुछ भी सेक्शन अगर बिगड़ता है, कुछ बिगड़ता है मतलब जैसे हमारा मेनली सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है, हमारे द्वारा खाया गया, है ना। हम जो भी चीज़ें खाते हैं उनका एक संतुलित आहार होता है, उनको एक संतुलित उचित अनुपात में लिया जाता है। अगर हम उस अनुपात को थोड़ा भी कम या ज़्यादा करते हैं तो उससे हमें हमारे तबीयत पे उसका असर देखने को मिलता है ना। बीमारियों को जानने में विभिन्न प्रकार के परीक्षण, मूत्र परीक्षण इत्यादि किए जाते हैं जो विभिन्न रसायनों के प्रयोग से ही संभव होते हैं। रोग का पता लगाने के बाद उपचार हेतु दी जाने वाली औषधियाँ भी रसायन के द्वारा ही तैयार की जाती है। मतलब मेडिकल साइंस का जब हम बात करते हैं तो पूरी तरह से यही दिखाई देता है हमको। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं ये मेडिकल में। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। अब स्वास्थ्य के लिए इसके डिटेलिंग को चलते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, कुछ कुछ दवाइयों के नाम भी आ जाएंगे, है ना। जैसे देखिए रोग निदान एवं उपचार हेतु चिकित्सा पद्धति में औषधियों का निर्माण में रसायन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनेक जीवन रक्षक दवाइयाँ, जैसे देखिए दवाइयों को कुछ नाम है भैया, क्लोरोमाइसिटिन,
पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन जैसी प्रतिजैविकों का निर्माण रसायन द्वारा संभव है। सिस्प्लास्टिन, टैक्सोल कैंसर जैसे असाध्य रोगों के लिए एवं एड्स रोगों के उपचार हेतु एजिडोथाइमिडी जिसे AZT के नाम से जाना जाता है कि औषधियों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात करेंगे तो फार्मेसी बेसिस मेडिसिन जितनी भी दवाइयाँ होती हैं मेडिसिन के पर्पस में यूज हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 होता है आपका प्रैक्टिकल फैक्ट के रूप में। आप ट्रीटमेंट जब करवाते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए भी इसी का यूज होता है। अब इसमें किसी भी प्रकार का जो मेडिसिन आपको दिया जा रहा है, जैसे इसमें बहुत सारी दवाइयों के नाम दिए हुए हैं ना, इन सभी का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। आगे क्या बोलते हैं, क्लोरीन, विरंजक चूर्ण, ओजोन तथा जियोलाइट्स का प्रयोग जल को स्वच्छ एवं शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो जल को स्वच्छ एवं शुद्ध करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि जलवायु को शुद्धिकरण हेतु कीटाणुनाशक एवं जीवाणुनाशक रसायन से ही संभव हुए हैं। ठीक, तो ये सामान्य जो थे ये मेडिकल साइंस के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के आधार पर ये था। इसके अलावा बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में भी प्रयोग हो रहा है। कृषि में क्या है, तो देखिए कृषि के क्षेत्र में भारत ने बहुत अधिक प्रगति की हुई है। ठीक है, या प्रगति कर रहा है। कृषि में नवाचार, उन्नत बीज, खाद के प्रयोग में अच्छी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जो हमारा फर्टिलाइजर होता है, बेसिकली फर्टिलाइजर के फैक्ट से इसको ध्यान रखना होता है। जैसे अपन लोग यूज करते हैं ना यूरिया, ठीक, तो ये यूरिया क्या था, तो यूरिया भी तो एक फॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनालिसिस। ठीक है, तो रसायन के तथ्यों या अलग अलग प्रकार के तथ्यों को मिलाकर जो बनाया गया, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि यूरिया जो है किस में यूज़ हो रहा है, उर्वरकता को बढ़ा रहा है। ठीक, जिसको खाद बोलते हैं आप, है ना। तो इस तरह से ये सामान्य चीज़ें हैं जिनको हमको याद रखना होता है। पेपर में इनसे क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाता, लेकिन ये है कि हाँ आपको चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है कि किन किन क्षेत्र में इनका प्रयोग हो सकता है। ठीक है, ये सामान्य बेसिक परिचय के बेस पे ये आ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे की ओर देखते हैं। देखेंगे क्या बोलता है उद्योगों में। हम अगला अगर इसका यूटिलाइजेशन देखने की कोशिश करते हैं तो ये हमको उद्योगों में भी दिखाई देता है। इंडस्ट्रीज में जैसे हमने देखा था कि किस तरह से एक जो क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है कि भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, BGT, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसके अंतर्गत हमने देखा कि किस तरह एसी लीकेज हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड बोला जाता है जिसे, है ना। तो भाई ये कहीं कुछ तो इंडस्ट्री था ना। ठीक, यही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं। देखो रसायन विज्ञान में हुई प्रगति को आज अनेकों उद्योगों को जन्म दिया है, जिनसे न केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है वरन लाखों व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। अब इसके अलावा जैसे देखिए क्या क्या वस्त्र उद्योग हो सकता है। ठीक है, कपड़े बनाने के लिए उसमें आप नल, ठीक है, कलर यूज करते हैं। वैसे कलर कोडिंग जो होती है, जैसे आपने जैसे हमने ये कलर पहना हुआ है ना, इस कलर का शर्ट, तो जैसे मेरे को चेंज करना है, इस कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, टेक्सटाइल कंपनी को पकड़ूंगा। ठीक, वो क्या करेंगे, इसका फॉर्मेशन करेंगे, इसको क्लीन कर देंगे और फिर से या कलरिंग इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कलर फॉर्मेशन हो सकता है। पेंट उद्योग में जो पेंट हम लगाते हैं यहाँ, है ना, तो ये सभी चीज़ें क्या है, तो ये तो क्लियरली रहता है कि इसको ऐसा बोलो। ठीक, तो जो ये कलर फॉर्मेशन होता है, तो सिंपल सी बात है कि भाई
प्राथमिक कलर को मिलाएंगे और कुछ नया कलर बनाएंगे, है ना। तो इसमें इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि भाई प्राथमिक कलर मतलब प्राइमरी कलर, RBG, रेड ब्लू एंड सेकेंडरी कलर है हमारे लिए, सिंपल सी भाषा है ना, सेकेंडरी कलर फॉर्मेशन हो सकते हैं। इसके अलावा अदर कलर्स जो बनाए जाते हैं मिक्स करके, है ना, उन सभी का आप प्रयोग कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा देखिए सर्फ, डिटर्जेंट, साबुन उद्योग, चमड़ा उद्योग, धातु निष्कर्षण, फोटोग्राफिक उद्योग, है ना, सीमेंट उद्योग, ग्लास उद्योग, प्लास्टिक उद्योग इत्यादि का विकास रसायन के ज्ञान एवं उपयोग पर ही निर्भर होता है। जैसे यहाँ पे बात किया है डिटर्जेंट का, सोप का, है ना, तो जैसे आप लोग सोप का अगर फॉर्मूला देखने की कोशिश करें तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको बेसिक पता रहना चाहिए। जैसे अगर सोप का हम बात करते हैं तो सोप कैसे, सोडियम एसिटेट बेसिकली इसको बोला जाता है ना। तो ये फॉर्मूला आपका बनता है C17H35COONA। ये होता है सोडियम एसिटेट का एक फॉर्मेशन, ये होता है, और एक फॉर्मेशन आपका ये भी है, ये दोनों जो यूज हो रहे हैं ये होते हैं सोप। और डिटर्जेंट की प्रक्रिया में क्या रहता है, तो हम जो सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं, अर्थात इसमें आप यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक। तो ये प्रोसेस क्या करता रहता है कि जैसे भाई ये कपड़ा जो बना हुआ है, देखिए ये कपड़े जो होते हैं ये रेसे आपस में बुने हुए होते हैं, है ना। तो क्या होता है, जैसे हम सिंपल सा घूमने हम चले हुए हैं, है ना, तो हो क्या रहा है, तो यहाँ पे ये जो इनके यहाँ जो कड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इन जॉइंट्स पे क्या होता है, डस्ट के पार्टिकल अर्थात कार्बन आकर जुड़ने लग जाते हैं। अब क्या बोला जाता है कि आप पानी में सोडियम कार्बोनेट अर्थात डिटर्जेंट को मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ये जो चीज़ है ये, ठीक है, देखिए आप इन चीज़ों को यह हल्का कर देता है, और हल्का कर देता है तो फिर ये क्या होता है, इनके बीच में हल्का गैप आ जाता है। फिर आप इसे अर्थात जो रगड़ने की प्रक्रिया होती है उससे जब आप इसे गुजारते हैं तो यह डस्ट जो है रिमूव हो जाता है, इस तरह से आपके कपड़े शुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या था, ये सभी के सभी रसायन ही तो हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना है। और क्या बात करते हैं, जैसे नए पदार्थों के निर्माण में देखेंगे अब नए पदार्थों के निर्माण में किस तरह से यूज हो रहा है, ये देखिए। तो रसायन सिद्धांतों समझने के कारण ही चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, प्रकाशीय गुणधर्मों से युक्त पदार्थों का निर्माण संभव हो पाया है, जिसके परिणाम स्वरूप अतिचालक, सिरेमिक, सुचालक, बहुलक, ठीक है, प्रकाशीय तंतु जैसे उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण किया जा सका है, ठीक है। तो जो ये प्रकाशित तंतु होता है कि किस तरह से फाइबर ऑफ जो वर्किंग होते हैं कि भाई प्रकाशित तंतु जो बना, तो केमिकल जो यूज हो रहा है ना, इनका यूटिलाइजेशन रहता है। अब ये सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी ये सब चीज़ पढ़ते हो, ये जो देखेंगे ये आता है रिफ्लेक्शन प्रोसेस, है ना, तो इन सब में भी तो ये केमिकल यूज हुए हैं, ठीक। इस तरह से ये होता है। पॉलीथीन का स्ट्रक्चर बनता है, जैसे ये पॉलीथीन आपका बना बेसिकली PVC, क्या है ये, यही तो पॉलीथीन था ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक। तो ये सामान्य जीवन में उपयोगिता को महत्व को ध्यान देते हैं, है ना। आगे देखेंगे युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में क्या है भैया, तो युद्ध के क्षेत्र में जैसे TNT हो गया, ठीक, इसके अलावा डायनामाइट हो गया, ठीक, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, परमाणु बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, जैसे विषैली गैसें आदि सभी रसायन विज्ञान के अनुप्रयोगों पर आधारित है। थोड़ा देख लो, एक परमाणु बम, एटम बम, तो ये आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत आपको न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, अर्थात
नाभिकीय विखंडन, ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता है नाभिकीय विखंडन। इसके आधार पर जो वर्क होता है वो आपका एटम बम का कॉन्सेप्ट होता है। और वहीं पर जब बात करते हैं हाइड्रोजन बम का, तो ये आपका होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, अर्थात नाभिकीय संलयन। ठीक, तो जुड़ने की प्रक्रिया के कारण ये जो प्रोसेस हुआ ये नाभिकीय संलयन हुआ। ठीक, तो ये दोनों जो हैं ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट होता है जो इसकी उपयोगिता में रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जीव विज्ञान के रूप में। ठीक है, तो जैव रासायनिक क्रियाओं जैसे जिसके द्वारा प्राणी एवं वनस्पतियों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं, जैविक अवयवों के बनने की गति, स्थान, अनुक्रम का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणतः रेडियो एक्टिव फास्फोरस पौधों में खनिज एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण दिशा मात्रा का अध्ययन करने में उपयोगी होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जीव विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। इसी तरह से आप देखेंगे तो पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए भी प्रयोग होता है ना। बहुत जैसे मान लो जैसे दिल्ली के हमेशा हम न्यूज़ सुनते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा डस्टी एरिया है ना, ये सबसे ज़्यादा डस्टी एरिया। तो यहाँ क्या होता है, जैसे कृत्रिम वर्षा करवाते हैं, है ना, तो कृत्रिम वर्षा जो करवाया गया वो किस आधार पे था, को प्रदूषण को मुक्त करने के लिए था, प्रदूषण जो डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं उनको नीचे वापस दबाने के लिए था, है ना। तो पर्यावरण शुद्धिकरण के बतौर भी इनका प्रयोग होता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि रसायन हर जगह है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं दिखता जहां बिना रसायन के वो चीजें हो सके। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपको इनके नोट्स में कंप्लीटली शो हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं मापन के बारे में। अभी तो हमने देखा कि किस तरह से इनका कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना, क्या उनकी उपयोगिता है। अब देखते हैं इसका मापन में क्या योगदान है, कैसे मापन होता है। तो देखिए रसायन विज्ञान में मापन, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, मेजरमेंट इन केमिस्ट्री क्या बोलता है। देखिए हम जानते हैं कि प्रयोगशाला में किया गया प्रत्येक मापन त्रुटि और अनिश्चितता लिए हुए होता है। ठीक है, अब जैसे मैं मान लो आपको बोलता हूँ कि यार एक काम करना कि भाई जाना और 100 ml 100 ml वाटर लेकर आना, पानी लेकर आना। आप एक्यूरेट ये बोल सकते हैं क्या कि ये 100 ml है? ये चीज़ें नहीं बोला जा सकता। आप क्या बोलेंगे कि हाँ ये 100 ml है, कहीं ना कहीं आंकड़ा थोड़ा अनबैलेंस है ना, वो होता ही है, ये चीज़ रहता है। इसी के लिए तो देखिए जो मापन उपकरण की सीमाओं पर निर्भर करता है। हम यह भी जानते हैं कि गणना की गई किसी भी राशि का मान जिस सीमा तक सूचना प्राप्त कर सकते हैं उससे अधिक परिशुद्ध नहीं किया जा सकता। मतलब अगर मैं आपको जैसे बोलूँगा कि पाई का वैल्यू बताइए, तो आप पाई का वैल्यू बोल देंगे 22/7, ये बोल देंगे। आप सॉल्व करके देखते हैं, अगर आप सिंपल भाषा में जैसे है तो आप 3.14 भी बोल देते हैं, लेकिन क्या 3.14 एक्यूरेट है? आप इसे डिवाइड कर देखेंगे तो ये 3.14 से कहीं आगे जाता है। जैसे देखिए ये हम इसको देखिए ये रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये तो ऐसा कुछ है ना 3.142857। तो क्या मैं पाई की वैल्यू हर बार ऐसा बताऊंगा कि 3.142857? नहीं, हम क्या बोलते हैं कि 3.14, मतलब एक्यूरेसी को ना ध्यान में रखें, एक लिमिटेशन तक उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, यही चीज मापन की सबसे बड़ी पहचान होती है। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में देखो, तो इसमें जब चीजें होती हैं तो हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए तो आंकड़ों के लिए एक विशेष शब्द जिसे क्या कहा जाता है, सार्थक अंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब किसी मापन का परिमाण शुद्ध रूप से प्राप्त हो तब उस मापन में अर्थपूर्ण अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है।
ठीक, ये चीज अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोलता है कि मापन की परिशुद्धता का अभिज्ञान सार्थक अंकों की संख्या से होता है। जैसे यहां पर हमने बोला 3.14 बोल दिया ना, इसके मतलब इंस्टेंट ऑफ दिस वी यूज 3.14। ठीक, उसकी जगह पे उतना यूज किया ना, मतलब वो सार्थकता को तो डिफाइन कर रहा है हमको एग्जैक्टली। इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है ना। और क्या बोलता है, देखो, मापन की परिशुद्धता का विज्ञान सार्थक अंकों की संख्या से होता है। जिस मापन में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह मापन उतना ही परिशुद्ध होता है। ठीक, इस तरह से आपको याद रखना है ना। इसके लिए थोड़ा सा अपन न्यूमेरिकल्स में भी जाएंगे अभी। हाँ चलिए, ये रहा न्यूमेरिकल मिल गया। देखिए, जैसे यहाँ पर बोला है, किसी मापन की संख्या लिखते समय अंतिम अंक से पहले के सभी अंक निश्चितता सहित ज्ञात होते हैं और अंतिम अंकों में एक इकाई की अनिश्चितता रहती है। मान लो जैसे इसने उदाहरण दिया है, ठीक है, 11.64। अगर मैं बोलूं कि 11.64 जैसे दिया हुआ है तो इसमें सार्थक अंक कौन है और कितने हैं। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा समझना। इसमें जो आपका 116 ये जो दिख रहा है, ये 3 डिजिट्स फ्रंट के 3 है ना, ये आपके सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट डिजिट है ये। लेकिन ये जो ये 4 दिख रहा है अलग से, है ना, ये अनिश्चित है। जैसे हमारा रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में भी तो ये दिखता है ना हमको, ऐसा कुछ परसेंटेज दे देता है, ये लो ऐसा कुछ दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसमें राउंड फिगर में करना होगा। ये राउंड फिगर जब हम करेंगे तो वो तो खैर वैज्ञानिक पद्धति में आएगा, तो ये 4-3 हम बोल देंगे इसको, या फिर बोलना चाहे तो ये बोलेंगे कि यहाँ पे इतना जो दिख रहा है ये वाला सेक्शन। ठीक, 7542 ये चारों जो है हो जाएंगे आपके सार्थक अंक, और ये 6 जो है हो जाएगा आपका अनिश्चित। ठीक, यही चीजें यहां बोला गया है। देखिए, उदाहरण के लिए मान लें कि एक पठन जिसका मान 11.64 मापा जाता है और जिसमें 4 अंक सार्थक होते हैं, इनमें से 1, 1 और 6 निश्चित अंक है तथा 4 जो है अनिश्चित अंक है। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं, है ना। अभी इसमें थोड़ा चीज़ों को और ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे अभी उदाहरण अपन अटैक करते हैं, समझते हैं उदाहरण में क्या क्या बोल रहा है, किस तरह से चीज़ें आ रही हैं। देखो, जैसे बोल दिया इसके लिए कुछ नियम कानून है ना, इन नियमों को थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे बोलता है कि वे समस्त अंक जिनमें शून्य नहीं है सार्थक अंक है। जैसे मान लीजिए इसने बोला 443 44.3, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 3, तीनों के तीनों सार्थक अंक हैं यहाँ पे। आगे बोलते हैं यदि शून्य 2 अंकों के मध्य में हो। अगर मैंने बोल दिया कि 1.01, यहां कितने सार्थक अंक हैं? तो यहां सार्थक अंकों की संख्या हो गई 3। ठीक, अगर मध्य में आया है तो। अगर लेकिन अगर यहां पे जैसे देखिए, ये पहला नियम तो फुलफिल है, दूसरा नियम को ये फुलफिल कर रहा है, तीसरे नियम में देखते देखिए, वह शून्य जो अशून्य अंक के बाईं तरफ लिखा जाता है सार्थक अंक नहीं होता है। वे केवल दशमलव बिंदु का स्थान निर्धारण करते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया 0.523। अब यहां पर कितने सार्थक अंक हैं? तो हमने बोला कि अगर वो मध्य अवधि में आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर नॉन जीरो नंबर्स के बाद अगर कोई चीज़ है, अगर जीरो आ रही है, तब उस सिचुएशन में मैं उसको सार्थक अंक बोलता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर बोलता हूँ। लेकिन इस सिचुएशन में मैं इसे छोड़ दूंगा और इस प्रकार से मेरे यहाँ सार्थक अंक हो जाएंगे 3। यहाँ पर और भी उदाहरण, जैसे देखिए ये है, इसमें देखो क्या बोल रहा है 0.014, इसमें कितने होंगे? तो है ना 1 और 4 ही तो दिख रहा है, ये दोनों सार्थक अंक। इसमें देखते हैं 0.002, तो इसमें केवल 2 हो जाएगा। चौथा नियम क्या बोलता है? समस्त शून्य
जो दशमलव बिंदु की तरफ आते हैं, सार्थक अंक हैं, वहाँ यूज किया गया था। वे मापन उपकरण की शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणार्थ, एक तार की लंबाई जिसे मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज से मापा जाता है, वे नीचे दिए अनुसार अलग अलग सार्थक अंक देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये कुछ बिंदु है, इनको ध्यान रखना। जैसे मीटर स्केल मापन में 11.0 हमने यूज किया, 11.0 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इसमें न्यूनतम जो मान होगा वो कितना जा रहा है सेंटीमीटर के आधार पे, तो देखो 0.1। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर बात करेंगे हम मीटर स्केल में, तो इसमें इसका मिनिमम वैल्यू होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहीं पे बोला देखो वर्नियर कैलिपर्स के लिए, वर्नियर कैलिपर्स में ये वैल्यू जाता है हमारा 0.01 सेंटीमीटर, इस तरह से। ठीक, इसी तरह से देखिए न्यूनतम मान 0.001 के स्क्रू गेज से मापने पर यदि प्रेक्षण 11.0 सेंटीमीटर प्राप्त होता है तो सार्थक अंक 5 होंगे। ठीक, क्योंकि इस आधार पर यह मापा जा रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप इतने को याद रखिए बस। अगर माइंड सेटअप इतने से चल रहा है तो चीज़ें इजीली आपकी बनने वाली हैं, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न होता है, कुछ भी दे देगा, बोल देगा ये 2, 3, 4, 5.0, इसमें सार्थक अंक कितने हैं। एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, इसी से बना देता हूँ 2, 3, 4.012, अब कितने हैं। एक और बना लेते हैं 0.023, कितने हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर जो सार्थक अंक मिल रहे हैं वो हैं 4, 2, 3, 4 और 5। यहां पर बात करते हैं, देखिए शून्य बीच में आ रहा है ना। इस सिचुएशन में क्या होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहां पर ये जो दिख रहा है इसमें हो जाएगा देखिए केवल 2। ठीक, तो इस तरह से ये सार्थक अंक आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं कुछ और। इसमें और उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे देखिए ये जो चीज़ें आपको बताया गया यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 500 में केवल सार्थक अंक ये अकेला बस है, क्योंकि पीछे जो जीरो है इनके कोई वैल्यू नहीं है। जब तक नॉन जीरो टर्म्स नहीं आता, इस चीज़ को ध्यान रखो बस। ठीक, यहाँ पर बात कर, देखिए यहाँ पे दशमलव लगा दिया गया। अगर मैंने नहीं लगाया था तो मेरा डेसिमल यहीं पे, और यहाँ लगा है तो देखो डेसिमल कहाँ गया। इस सिचुएशन में यहाँ पे 3 हो गए। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं चरघातांक के संकेत या वैज्ञानिक संकेत, जिसे बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी मान को इस फॉर्म में लिखना, 10 का पावर n रख लो, कुछ भी, ये इस फॉर्म में जब लिखा जाता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक मान या वैज्ञानिक सांकेतिक मान बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, थ्योरी सेक्शन दिया हुआ है ना। इसको एकदम सरल भाषा में यहाँ पे देखिए समझिएगा ना। मान लो जैसे इसने यूज़ किया है 4000, इसको क्या शो करेंगे, है ना। दूसरा 0.0023, इसे क्या शो करेंगे। तीसरा ले लेते हैं 237.83, इसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इसके अलावा दे देते हैं आपको 19741, ये लो, इसको क्या शो करेंगे। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। साइंटिफिक नोटेशन के समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रथम वैल्यू जो मिलेगा आपको, पहला मान जो मिलेगा वह एक पूर्ण मान होना चाहिए। यहाँ पर पूर्ण मान कौन सा दिख रहा है आपको, ये 4 दिख रहा है। ठीक,
डेसिमल कहीं नहीं है, मतलब डेसिमल जब कभी भी नहीं दिख रहा है डेसिमल, इसका मतलब आप समझिए कि यहाँ पे होता है। तो इसको हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ से मूव कर रहा है ना, 1 2 3 4, मतलब 10 का पावर 4। ठीक, अगर मैं नॉर्मली इसको लेकिन यहाँ पे देखिए 0, ये 4 भी बीच में आ रहा है। इस स्थिति में देखो ये मान इस स्थिति में गलत हो जाएगा ना, इसको ऐसे रखना। आप इसको शो करेंगे 4.04 इंटू 10 का पावर 4, ये शो करेंगे। क्यों ऐसा शो कर रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू जो दिख रहा है, अगर मैं ये बोलता हूँ तो इसके लिए तो मैं सीधा सीधा अगर मैं लिखा होता 40000, ठीक, ये अगर ये होता तो ये वैल्यू होती, लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर अगर बीच में आ गया उस स्थिति में ये इसका उचित मान होगा। ठीक है, आगे देखते देखिए। अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखना, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, इससे थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। अभी देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इस जो दशमलव का जो ये मान दिख रहा है, इस मान को हमको लेकर आना है यहाँ कहीं पर, क्योंकि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2.3 मल्टीप्लाई 10 का पावर, देखो क्या हो रहा है 1 2 3। अब ये मूवमेंट इस दिशा में है, इसलिए इसको ऋणात्मक लिखा जाता है। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, ये दशमलव उठकर यहाँ से यहाँ आने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे 2.37 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 1 2। दिशा को ध्यान रखेंगे, ठीक है, कब लेफ्ट आ रहा है कब राइट जा रहा है ना, किस तरफ वैल्यू को लेके आना है, इसको ध्यान रखो। जैसे यहाँ पे कहीं पर नहीं दिख रहा, मतलब दशमलव यहाँ कहीं लास्ट में, तो ये मूवमेंट क्या होगा 1.97 इंटू 10 का पावर, देखो 1 2 3 4, इस तरह से ये मान होता है। इसमें थोड़ा सा और ध्यान रखो हल्का सा, जैसे अगर हमने दे दिया, मतलब इसको समझने का पॉइंट है, इसको समझना थोड़ा सा। जैसे मैंने दे दिया कि 1 2 3.4 0.1234, ये इन दोनों को वैज्ञानिक मान में या वैज्ञानिक के संकेत के रूप में आपको प्रदर्शित करना है। तो देखिए, जब दशमलव का स्थान, ठीक है, लेफ्ट की ओर मूव होता है, बाएं पक्ष की ओर, ठीक है, तो क्या होता है दशमलव, तो चलो यहाँ जहाँ लाना है वहाँ तो ले आए अपन, है ना। दशमलव जो 10 का जो घात जो बनने वाला है वो धनात्मक होता है, मतलब देखिए कितना मूवमेंट हो रहा है 1 2, दो संख्या के पहले आ रहा है, मतलब ये पावर 2। लेकिन वहीं पर अगर दशमलव का स्थान राइट साइड में मूव होता है, ठीक, ये क्या हो रहा है आपका 1.234 इंटू 10 का पावर। देखिए जब ऐसा कुछ होता है, अगर ये इस सब जा रहे, इसमें यह ऋणात्मक हो जाता है, एक स्थान गया है इसलिए एक मैंने निगेटिव में लगाया। तो कब धनात्मक है कब ऋणात्मक है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है। एक प्रॉब्लम है कुछ, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। जैसे देखा है 62.4 62.4, तो देखिए भैया इसमें 1 2 3 सारे वैल्यूज तो क्लियर हैं, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं 0 देखिए 0.0, ठीक है, 405, तो इसमें क्या, ये सामने के 2 शून्य का कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं ये, लेकिन मध्य में 0 है, इसको वैल्यू देना होगा, तो आपका आंसर बनेगा कितना 3 हो जाएगा। ठीक, 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे, इसको देता हूँ। सार्थक अंक की गणना के लिए था, एक 62.4 पे है और एक 0.0405 पे है। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों सार्थक अंक है और यहाँ पे ये 3 सार्थक अंक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए तो आज अपन यहीं तक करते हैं, ठीक है। बाकी अपन आने वाली क्लास में बात करेंगे, आगे की ओर रुख करेंगे, है ना। इससे पहले इन चीज़ों में जो यहाँ तक बताया गया, इसमें बेसिक चीज़ें आपको बताएगी कि क्या है केमिस्ट्री, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या उसका यूटिलाइजेशन है। अब केमिस्ट्री के मेन सेक्शन से स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले सामान्य परिचय जो थे इनको आप अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।